डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए जस्ट आपका एग्जाम होने ही वाला है। अब मैंने बहुत ही लेट कर दिया, इसके लिए बहुत आई एम रियली सॉरी। सो फिर भी आप इतना क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, आप आसानी से पास हो जाएंगे। BHDLA 135 का मोस्ट मैं क्वेश्चन लाया हूँ। हिंदी भाषा, आपका टाइटल है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दिसंबर में अगर एग्जाम दे रहे हैं 25 में या जून 26 में देने वाले, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये कहूँगा स्टूडेंट्स, आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। और एक बात, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जरूर कमेंट कीजिएगा किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले, मेरे जो पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सभी को पता चले ना, सब एक दूसरे को जानेंगे कि ये कौन कहाँ से है ना। सो जरूर कमेंट कीजिएगा। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा, हिंदी की ध्वनि और उच्चारण की विशेषताओं पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। हिंदी की ध्वनि और उच्चारण प्रणाली सरल और स्पष्ट है। इसमें स्वर और व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण पाया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होता है। महाप्राण, अल्पप्राण तथा अनुनासिक ध्वनियां हिंदी को मधुर बनाती है। मात्राओं का सही प्रयोग अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर समझ जाइएगा तो आसानी से, हिंदी की जो ध्वनि है और उच्चारण, इन्हीं का क्या करना है, इसमें विशेषता करना है। तो ध्यान से पढ़ के, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तब समझना है, तो अब समझ आएगा। तो समझिए, हिंदी की ध्वनि और उच्चारण की विशेषताएं। उच्चारण, जो कि हिंदी की ध्वनि में उच्चारण प्रधान भाषा कौन है, देखो हिंदी में जैसे जैसे लिखा जाता है, हिंदी जो है इसकी विशेषता ये समझो कि उच्चारण प्रधान भाषा। ये हिंदी में जैसे लिखा जाता है लगभग वैसे ही बोला जाता है ना। जैसे जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं आकाश, लिखते हैं आकाश, है ना, मतलब जैसे बोला जाता है वैसे ही ये लिखा जाता है। लेखन और उच्चारण का जो मेल है वो साफ साफ होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है। हिंदी में स्वर और व्यंजन ध्वनियों को उनके उच्चारण स्थान और तरीकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वरों को स्पष्ट उच्चारण। स्वरों का क्या होता है, स्पष्ट उच्चारण। हिंदी के स्वर बोलते समय मुख खुला, हिंदी के स्वर जो होते हैं बोलते समय मुख क्या होता है, खुला रहता है, और ध्वनि स्पष्ट क्या करती होती है, सुनाई देती है। मतलब कि जब हिंदी कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हमें ध्वनि सुनाई देती है, जैसे जैसे बोला आ, है ना, जाया, जाओ, खाओ, मतलब ये ध्वनि आओ, ओ, ए, स्वर का सुनाई देता है यहाँ पे, ठीक है। व्यंजनों का 5 उच्चारण स्थान। व्यंजन ध्वनियां अलग अलग स्थानों से निकलती है। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत और ओष्ठ से निकलती है, ये याद रखना। महाप्राण और अल्पप्राण का इसमें भेद है। देखो क्या, कुछ ध्वनियां हल्की हवा के साथ निकलती है जैसे महाप्राण, और कुछ बिना हवा के साथ अल्पप्राण, जैसे क, ख, ग, घ, है ना। अनुनासिकता की मौजूदगी होती है। हिंदी में नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियां भी होती है, जो अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ये दिख रहा है जो आपको, अनुस्वार और चंद्र बिंदु जो भाषा को मधुर बनाती है ना। मात्रा का सही प्रयोग इसमें जरूरी होता है। छोटी बड़ी मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे दिन, दीन, ठीक है। इस दिन का मतलब कि जो दिन, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिन का मतलब भगवान, है ना, ईश्वर। तो आगे, स्पष्टता और सहजता। हिंदी की जो ध्वनि प्रणाली सरल, स्पष्ट और समझने में आसान होता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, मैंने ऐसे इजी लैंग्वेज में बनाया ना, आप लोग ना पढ़ के भी समझ सकते हैं कि। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों को साधारण समझाइए। प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य, काम या पेशे को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह सरल, स्पष्ट, कार्य केंद्रित और समझने में आसान होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की हिंदी प्रयोग की जाती है, जिन्हें हम प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, कौन कौन से रूप हैं, अलग अलग रूप है, देखिए कौन कौन से। पहला रूप इसका है प्रशासनिक हिंदी। यह सरकारी दफ्तरों, प्रशासनिक हिंदी मतलब प्रशासन
के यूज आने वाली हिंदी। यह सरकारी दफ्तरों, प्रशासनिक कामों में उपयोग की जाने वाली हिंदी है। उदाहरण चिट्ठियां, नोट शीट, रिपोर्ट, आदेश पत्र, परिपत्र, ये किसके प्रशासन के लिए यूज होते हैं। जैसे आपको सूचित किया जाता है कि आदेश अनुसार, है ना, तो ये सब उनमें यूज होते हैं। अगला इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी का यूज होता है। ठीक है, विज्ञान और तकनीक शोध कार्यों में उपयोग की जाने वाली सटीक और स्पष्ट हिंदी। उदाहरण प्रयोगशाला रिपोर्ट, तकनीकी पुस्तिकाएं, वैज्ञानिक लेख। जहां जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या होता है, जल बनता है। फिर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए पत्रकारिता या फिर मीडिया हिंदी में, अखबार, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों में उपयोग की जाने वाली हिंदी। उदाहरण समाचार लेख। ठीक है, यानी समाचार में ना उपयोग हो रहा है, लेख विज्ञापन के लिए भी उपयोग हो रहा है, रिपोर्टिंग के लिए भी उपयोग हो रहा है। जैसे दिल्ली में आज भारी बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ, मजा आ रहा है। व्यवसायिक हिंदी, अगला रूप क्या क्या है, व्यवसायिक हिंदी। व्यापार, बैंक, उद्योग और बाजार से जुड़े कामों में भी इसका अपना अलग उपयोग होता है। बिल, रसीद, करारनामा, व्यावसायिक पत्र। जैसे आपका भुगतान प्राप्त हो गया। औद्योगिक हिंदी, कारखानों, उत्पादन केंद्रों और तकनीकी संस्थानों में उपयोग की जाने वाली हिंदी। उदाहरण निर्देश पुस्तिका, सुरक्षा नियम, मशीन संचालन निर्देश। जैसे मशीन पर कार्य करते समय सुरक्षा चश्मा पहने। शिक्षण या शैक्षणिक हिंदी, पढ़ाई लिखाई से जुड़े क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली सरल और व्याख्यात्मक हिंदी। उदाहरण पाठ्य पुस्तक, नोट्स, व्याख्यान, परीक्षा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। है ना, इनमें भी क्या किया जाता है, जैसे मतलब शिक्षक शैक्षिक हिंदी, शिक्षण में और सेक्शन में जो क्वेश्चन का यूज किया जाता है उसका अलग टाइप का यूज। जैसे प्रश्न पत्र जो बनाने में यूज होता है इस हिंदी का, है ना। जैसे नीचे देखो, ये नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए, तो ये प्रश्न बनाने में भी इसका अलग ही उपयोग होता है। ठीक है? और सर आगे प्रयोजन मूलक हिंदी का, जो कि आपका ये उदाहरण प्रयोग रूप है कानूनी हिंदी। तो इसका यूज कानूनी हिंदी में भी होता है। अदालत, कानून और न्याय व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली औपचारिक हिंदी होती है ये। उदाहरण की बात करें, हलफनामा, वाद पत्र, धारा विवरण। इसमें आपका हिंदी का उपयोग, इस प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग होता है। जैसे वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं। राज्य भाषा हिंदी, भारत सरकार के मंत्रालयों व कार्यालयों में आधिकारिक रूप से उपयोग की जाने वाली हिंदी। उदाहरण सरकारी नोट्स, नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट, अधिसूचना। जैसे यह सूचित किया जाता है कि इस टाइप के उनका जो राजभाषा हिंदी है, या जब सूचना या सरकारी नोट्स बनाते हैं, इस टाइप का हिंदी का क्या करा जाता है, खास करके उपयोग किया जाता है। मतलब ये टाइटल आपको बताया जा रहा है कि इसका उपयोग किया जाता है। इस इन जो वर्ड्स दिख रहे हैं, जो सेंटेंस दिख रहे हैं, इनका उपयोग किया जाता है प्रयोजन मूलक में। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 3, लहजा या अनुतान किसे कहते हैं। वो उदाहरण सहित स्पष्ट कर जाए। लहजा या अनुतान से क्या होता है, देखो लहजा हम जो बोलते हैं उसको सही तरीके से बोलते हैं, वही लहजा होता है। ठीक है, लहजा या अनुतान से आशय बोलने की वह विशेष शैली है जिसमें आवाज की चढ़ाव उतार, गति, जोर, कमजोरी और भावनाएं शामिल होती है। लहजा यह बताता है कि वक्ता किसी शब्द या वाक्य को कैसे बोल रहा है। कठोर, मधुर, भावुक, आदेशात्मक या विनम्र। एक ही वाक्य अलग अलग लहजे में बोलने से उसका अर्थ या भाव बदल जाता है। उदाहरण यहाँ आओ, यहाँ आओ। आदेश के लहजे में यहाँ आओ। ठीक है, आओ यहाँ। तो देखिए, आओ यहाँ, यहाँ क्या है, आओ यहाँ। आदेश के लहजे में जैसे कि आओ यहाँ जैसे बोल रहे हैं, इसे प्रेम से भी बोल रहा है, प्रेम से भी बोल सकते हैं। प्यार या नरमी के लहजे में इसे बोल सकते हैं, आओ ना यहाँ। तो ये प्रेम से, मतलब कि लहजा ये बताता है कि हमें प्रेम से बोलना चाहिए, है ना। और आदेश के अनुसार लहजा बोलते हैं, आओ यहाँ। तो ये लहजा क्या होता है, मतलब कठिन लहजा, मतलब ये हम लोग आदेश देते हैं किसी को। और यहाँ ना, यहाँ आओ ना, मतलब प्रेम से इसको बोलते हैं ना, यहाँ आओ ना यहाँ। तो ये कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन को समझते हुए कि लहजा, हम लोग जो अभी समझ रहे हैं, एक ही वाक्य अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो इसका भाव बदल जाता है। इसीलिए हमें लहजा यह बताता है कि देखो क्वेश्चन क्या हो, ध्यान समझिए, पॉइंट को फिर समझिए। लहजा क्या बताता है कि वक्ता किसी शब्द या वाक्य को कैसे बोल रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। कठोर, मधुर, भावुक, आदेशात्मक या विनम्र, वो उस पर निर्भर करता है। अगर लहजा उसका सही रहेगा
तो उसको सम्मान मिलेगा। तो लहजा ये है कि हम कैसे किसी को किस तरह से बोलते हैं, वो हमारा लहजा कहलाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे ठीक है को भी अलग तरीके से बोलते हैं। नाराजगी के लहजे में भी बोलते हैं ठीक है। अगर कभी दुखी रहते हैं किसी से, फिर भी हम बोलते हैं, अगर नहीं कोई काम किया, ठीक है। और खुशी के लहजे में से बोलते हैं, अरे वाह ठीक है ना। तो इसका अलग ही लहजा है ना। अगला क्या हुआ, तो क्या हुआ को हम लोग चिंते के लहजे में बोल सकते हैं, क्या हुआ। और गुस्से में बोलेंगे तो, अच्छा चिंता के लहजे में, क्या हुआ। गुस्से के लहजे में, क्या हुआ। ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो इस तरह से अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए। भारत की हिंदी में हिंदी को विशेष स्थान दिया गया है। संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के कामकाज में मुख्य रूप से हिंदी का उपयोग किया जाएगा, है ना। ये संविधान में भी दिया गया है। ठीक है, 343 के अनुसार आपने देखा, देखो क्या देखा, 343 धारा 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि और यह भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कुछ समय के लिए यह सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी, जिसे बाद में विभिन्न अधिनियमों द्वारा जारी रखा गया। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची ने कुल 22 भाषाओं को क्या की मान्यता दी गई, जिनमें हिंदी भी शामिल है। यह अनुसूची भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करती है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद 351 विशेष रूप से सरकार को यह निर्देश देते हैं कि हिंदी के विकास, प्रसार और समृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाए, ताकि यह पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो सके। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर मोस्ट क्वेश्चन, संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की प्रयुक्ति पर साधारण प्रकाश डालिए। हिंदी आज संचार माध्यमों और विज्ञापन के क्षेत्र की सबसे प्रमुख भाषा बन गई है। टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया, फिल्में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर जगह हिंदी का प्रयोग बड़ी संख्या में किया जाता है, क्योंकि यह देश की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली क्या होती भाषा है। हिंदी का सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक रूप इसे संचार के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता है। संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयुक्ति यानी साधारण कैसे होता है, टीवी और न्यूज चैनल के जरिए से, मतलब न्यूज चैनल में भी हिंदी का उपयोग अधिकतर किया जाता है ना, ताकि लोग आसानी से इसे समझ पाए, क्योंकि ये हमारा राज्य भाषा है, राजकीय। अगला देखो, अधिकांश समाचार चैनल और कार्यक्रम में हिंदी में ही प्रसारित करता है कि लोग हर कोई समझे। जैसे कि उदाहरण के लिए आज तक टीवी भी हिंदी में सुन जाते हैं, है ना, हिंदी में प्रचार देते हैं, न्यूज देते हैं। जी न्यूज हिंदी में देते हैं, एनडीटीवी इंडिया हिंदी में न्यूज देते हैं ना। आज देश भर में भारी बारिश हो रही है, तो ये सब इस टाइप के न्यूज देते हैं। जो भी न्यूज देते हैं, मतलब सिर्फ ये बहुत सारे न्यूज देते हैं। तो ये इसमें आप एक पॉइंट दे रहे हो, आज देश भर में बारिश, तो ये न्यूज का एक सही तरीके से सेटअप टाइटल हो गया, समझ ले क्या। अगला पॉइंट आपका आता है रेडियो और एफएम चैनल। रेडियो प्रसारणों में भी हिंदी लोकप्रिय है। रेडियो मिर्ची मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश रहते हैं। अखबार और पत्रिकाएं, देश में बड़ी संख्या में हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। उदाहरण दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान। तो ये अखबार में भी इनका हिंदी का एक अलग ही यूज होता है ना। सोशल मीडिया और इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हिंदी कंटेंट सबसे अधिक लोग देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से हिंदी व्लॉगिंग, शॉर्ट वीडियो, हिंदी ज्ञान चैनल आदि। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी की प्रयुक्ति, टीवी और डिजिटल विज्ञापन। ब्रॉड अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हिंदी स्लोगन का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सर्फ नहीं सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं। तो ये हिंदी का एक अलग ही तरह से यूज किया। ठीक है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कौन एलआईसी इनका प्रचार देते हैं, आप लोगों को देखा सुना होगा। होर्डिंग और प्रिंट विज्ञापन में भी हिंदी का यूज होता है। दुकानों, शहरों और बाजारों में हिंदी का विज्ञापन क्या करे जाते हैं, लिखे जाते हैं। सबसे सस्ता, जैसे उदाहरण, सबसे सस्ता और बढ़िया सामान यहाँ, 5% की छूट तक की छूट, इस तरह से लिखे जाते हैं। इस तरह से एग्जाम में लिखना है ना। रेडियो विज्ञापन, रेडियो पर संवाद, हिंदी संवाद जनता को तुरंत प्रभावित करते हैं। उदाहरण, घुटनों का दर्द मिटाओ, आज ही ऑर्डर करो। तो ये इस तरह से रेडियो में दिया जाता है। 4th नंबर आपका पॉइंट है सोशल मीडिया विज्ञापन। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ब्रॉड हिंदी में प्रचार करते हैं। उदाहरण, भारत की सबसे भरोसेमंद मोबाइल कंपनी, एक खरीदो एक फ्री पाओ, ये इस टाइप की जो कि यूट्यूब में लोग देते हैं। ठीक है, अब आपका स्टूडेंट्स, मैं आपको टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ कार्यालय हिंदी में। ए
कार्यालय हिंदी देखिए स्टूडेंट्स, ये टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका उपयोग सरकारी दफ्तरों, कार्यालयों और संस्थानों में प्रशासनिक कामों में किया जाता है। यह स्पष्ट, सरल, संक्षिप्त और औपचारिक होती है ताकि पत्र व्यवहार और आदेशों में कोई भ्रम ना हो। कार्यालय हिंदी की विशेषताएं: यह सरल और स्पष्ट भाषा होता है, यानी कि कठिन शब्दों की जगह सरल शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे सूचित किया जाता कि अनुरोध है कि भेजा जा रहा है, इस टाइप के। अगला, औपचारिक शैली। बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि व्यवस्थित सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होती है। जैसे आपसे निवेदन है कि, ये एकदम प्रेम से है ना, औपचारिक भाषा। अगला तीसरा पॉइंट आपका है सटीकता और संक्षेप। बात को लंबा न खींचकर सीधे विषय पर लिखा जाता है कार्यालयी भाषा में, है ना। उसके बाद कार्यालयी भाषा में मानक शब्दावली का उपयोग होता है। हिंदी के तयशुदा राजभाषा हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे परिपत्र, प्रतिवेदन, अधिसूचना, प्रपत्र। अगला स्टूडेंट्स, निर्धारित प्रारूप। क्या निर्धारित प्रारूप? पत्र, नोटशीट, आदेश, प्रतिवेदन आदि निश्चित प्रारूप में लिखे जाते हैं। कार्यालयी हिंदी के उपयोग के मुख्य क्षेत्र सरकारी चिट्ठियां, नोटशीट, कार्यालयी आदेश, परिपत्र, प्रतिवेदन, अधिसूचनाएं, आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये क्या है, उनके मुख्य क्षेत्र हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। अगला पॉइंट, अगला जो कि आपका क्वेश्चन है विलोम शब्द, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टा होता है। भाषा में विलोम शब्दों का उपयोग अभिव्यक्ति को स्पष्ट, प्रभावी और संतुलित बनाने के लिए किया जाता है। विलोम शब्दों की मदद से हम किसी वस्तु, घटना, विचार या भावना के दो बिल्कुल अलग अर्थों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। हिंदी में विलोम शब्दों का प्रयोग पढ़ने और लिखने दोनों में अत्यंत उपयोगी होता है। कुछ विलोम शब्द देखो, विलोम शब्द मतलब उल्टा, अंधकार का प्रकाश। ये देखो यहाँ पे दो दो शब्दों को हम लोग जान गए। अंधकार को जाने दो, इसका उल्टा अगर याद किए प्रकाश, तो ये दोनों शब्दों को हम लोग जाने। अंधकार क्या होता है? जहाँ अंधेरा ही अंधेरा, प्रकाश कहाँ? जहाँ उजाला होता है। दिन, है ना, और रात। जीत, हार। सुख, दुख। लाभ, हानि। आगमन, गमन। कठिन, सरल। मजाड़ा, भला, बुरा। बुद्धिमान, मूर्ख। ऊंचा, नीचा। तेज, तेज, धीमा। शुभ, अशुभ। सत्य, असत्य। धनी, गरीब। लंबा, छोटा। आदि, अंत। प्रेम, घृणा। स्वर्ग, नरक, याद कर लो। सस्ता, महंगा। जंगल, नगर। नया, पुराना। जीवन, मृत्यु। सफेद, काला। मजा आ रहा है ना। चलो आगे। इन शब्दों का सही प्रयोग लेखन को न केवल प्रभावी बनाता है बल्कि पाठक को अर्थ समझने में भी आसानी देता है। विलोम शब्द भाषा को तार्किक और व्यवस्थित बनाते हैं। छात्र इनका अभ्यास करके अपनी शब्दावली को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार विलोम शब्द हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, अव्यय। अव्यय वह शब्द होते हैं जिनका रूप या फॉर्म किसी भी स्थिति में बदलने नहीं, यानी अव्यय मतलब व्यय ना हो, जो जिसका रूप टूटे ना, जिसका शब्द क्या ना हो, टूटे ना, चाहे वाक्य में उनका कहीं भी उपयोग हो या किसी भी शब्द के साथ हो। जिसका इसका इनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय शब्द भी कहा जाता है। अवयव को अपरिवर्तनीय शब्द भी कहा जाता है। अवयव शब्द में भाव, समय, स्थान, कारण, मात्रा, संबंध आदि को स्पष्ट करने का काम करते हैं अवयव शब्द वाक्य में। अवयव शब्द की विशेषता, यह रूप नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा रहता है। लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। वाक्य को अर्थ और स्पष्टता देता है। कर्म, काल, स्थान, रीति आदि बताने में उपयोग होता है। अवयव के उदाहरण, समय सूचक, अब, तब, आज, कल, कभी, हमेशा। तो अब को अब तोड़ेंगे, अ और बो अलग करेंगे, तो अ और बो का अलग अलग क्या मीनिंग आएगा? नहीं आएगा। इसे तोड़ने पर कोई अलग मीनिंग आपको नहीं मिलेगी। तब, तो त और ब को हम अलग कर देंगे, तो क्या त ब का अलग मीनिंग होगा? नहीं ना। कल, क अलग। अभी, अ और भी, तो अलग अलग हो जाता है, तो इसका कोई मतलब होगा? तो इसे तोड़ने पर कोई भी मतलब नहीं होगा। स्थान सूचक, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। रीति सूचक, कैसे, जैसे, ऐसे, जल्दी। समुच्चय बोधक सूचक, और, लेकिन, तथा। ये सब ध्यान देना, अव्यय है। निषेध सूचक, नहीं, मत, ना। समास सूचक, हाँ, जी, ठीक, इस तरह से।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, समय का महत्व पर क्या करना है निबंध। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय देखिए ध्यान से समझिए, निबंध आप तो जानते हैं निबंध क्या होता है। समय मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है, क्योंकि यह एक बार बीत जाने पर यह कभी वापस नहीं आता। जीवन में सफलता, प्रगति और अनुशासन का आधार समय का ही सही उपयोग है। जो व्यक्ति समय की सही कद्र करता है, वो अपनी हर काम को सही ढंग से और उचित परिणाम के साथ पूरा करता है। समय हमें अवसर देता है, पर जो अवसर समय पर ना पकड़ा जाए, वो बेकार हो जाता है। विद्यार्थी के लिए समय का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि पढ़ाई, परीक्षा और जीवन निर्माण सभी समय पर निर्भर करते हैं। आलस, टालमोल और असंगठन समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्था, संतुलन और सफलता बनाए रखता है। समय का महत्व हमें प्रकृति भी सिखाती है। सूर्य का उदय, अस्त, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का क्रम सब समय के नियमों पर आधारित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने छोटे बड़े कामों की योजना बनाएं, समय का सदुपयोग करें और हर क्षण को सार्थक बनाएं। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगला मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए स्टूडेंट्स, स्वच्छता का महत्व पर क्या निबंध। चलिए ध्यान समझिए। स्वच्छता मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि साफ सफाई न केवल हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है, बल्कि समाज और पर्यावरण को भी सुंदर बनाती है। स्वच्छता का अर्थ केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि घर, स्कूल, सड़क, परिवेश और विचारों की पवित्रता भी है। एक स्वच्छ वातावरण में रहने से बीमारियां कम होती है और व्यक्ति मानसिक रूप से भी प्रसन्न और सक्रिय रहता है। गंदगी के कारण मच्छर, मक्खियां और कई प्रकार के संक्रमण फैलते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, दस्त आदि बीमारियां हो जाती है। इसलिए हमें कचरा सही स्थान पर डालना चाहिए, नियमित स्नान करना चाहिए और अपने घर तथा आसपास को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान इसी उद्देश्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने जनता में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य भी है। यदि हर व्यक्ति थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाए, तो पूरा देश स्वच्छ और स्वस्थ बन सकता है। स्वच्छ वातावरण न केवल स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है, बल्कि देश की छवि को भी सुंदर बनाता है। इसलिए हमें स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया, और भी कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जून में अपलोड किया था, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सजेस्ट किया, सभी क्वेश्चन को आपको बना के जाना है। मैं कोशिश करूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मैं दे दूं। स्टूडेंट्स आप एग्जाम दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में पासवर्ड लगे होंगे। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा, इंस्टा में प्रेम से आपको पासवर्ड मांगना होगा, देन मैं आपको पासवर्ड दूंगा। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि मैं जानना चाहता हूँ मेरा कौन कौन सा स्टूडेंट्स है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय चांस बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।